चलिए साउथ अमेरिका के बारे में और उससे जुड़े डायनेमिक्स के बारे में हम कई और चीज़ों को समझते हैं। देखिए आज हम जिस सिलसिले के वाइज आगे बढ़ेंगे वो कंट्री वाइज होगा। हम जिस कंट्री से आरंभ करते हैं ये है वेनेजुएला। क्या है इसकी कैपिटल? वेरी गुड। ये कहाँ लोकेटेड है, कोई आइडिया है? नॉर्थ में। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। उस इमेज को देखिए, फिर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, वेनेजुएला की जब हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में ये कंट्री आती है। ध्यान से देखिए, और ये बिल्कुल यहाँ पर इसकी कैपिटल है कैराकस। कैपिटल इज कैराकस। दिस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। ये मारकर भागते बहुत हैं। हमने जब इस मैप को ऑब्ज़र्व किया तो हमें क्या समझ में आया कि मेजॉरिटी जो सिटीज़ हैं वो नॉर्थ में कोस्टल एरिया के अराउंड हैं। दे आर अराउंड द कोस्टल एरियाज। ओके, तो सिटीज़ का कंसंट्रेशन कोस्टल एरिया के अराउंड है। इंटीरियर में सिटीज़ उस लेवल पर डेवलप्ड नहीं है। ध्यान से देखिए, ये रिवर है जो वेनेजुएला से गुज़रती है और दैट इज़ रिवर नेम इज़ ओरिनिको। दिस इज़ द ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर के दक्षिण में आप देखिए, क्या आपको सिटीज़ नज़र आ रही हैं? नहीं। तो ओरिनिको रिवर के साउथ में हमें कहीं भी सिटीज़ नहीं नज़र आ रही। सभी सिटीज़ का कंसंट्रेशन इसके नॉर्थ में नज़र आता है और मेजॉरली सिटीज़ नॉर्थ कोस्ट लाइन के साथ नज़र आती हैं। जब हम नॉर्थ कोस्ट लाइन वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें इसको यहाँ से समझना ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का मैप जब निकालेंगे तो हमारे सामने ये मैप, ठीक है, ये मैप निकल कर के आता है। इसमें हम देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वेनेजुएला था और वेनेजुएला के नॉर्थ में ये यहाँ पर देयर इज़ अ सी दैट इज़ कैरिबियन सी। इट इज़ अ सी दैट इज़ कैरिबियन सी। ये कैरिबियन सी आगे मिल जाएगा दिस एटलांटिक ओशियन में। ओके, इसे अगर हम मैप पर देखें ध्यान से, ये देखिए, पहले बड़े मैप पर देखते हैं। सो दिस वन इज़ द साउथ अमेरिका, दिस वन इज़ द अटलांटिक ओशियन एंड दिस इज़ वेनेजुएला। हमें नज़र आ रही है उसकी कैपिटल कैराकस। तो वेनेजुएला के नॉर्थ में यहाँ पर दिस इज़ द सी एंड दिस सी इज़ द कैरिबियन सी। तो इसके नॉर्थ में कैरिबियन सी आता है। क्लियर हुई? और इसके अलावा अगर आप हर तरफ से देखें तो ये फिर लैंड लॉक्ड है। तो वेनेजुएला नॉर्थ में सी को एक्सेस कर सकता है लेकिन बाकी डायरेक्शन से ये लैंड लॉक्ड है। इसका बॉर्डर ब्राज़ील के साथ शेयर होता है, इसका बॉर्डर गुयाना के साथ शेयर होता है और कोलंबिया के साथ शेयर होता है। तो ये वेस्ट में कोलंबिया, साउथ में ब्राज़ील, ईस्ट में गुयाना और नॉर्थ में कैरिबियन सी। तो बहुत क्लियर है कि वेनेजुएला कैसे इस्टेब्लिश है। देखिए, ये वेनेजुएला है, वेस्ट में इसके कर लीजिए आप, कौन? ईस्ट में
साउथ में और नॉर्थ में कैरिबियन सी। वेरी गुड। तो हमें ये क्लियर हो गई इसकी लोकेशन। ओके, अब हम इसको साउथ अमेरिका स्पेसिफिक मैप पर देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। Look at this. It's a very clear map. This is the Venezuela and this is the Caribbean Sea. This one is the Atlantic Ocean. यहाँ पर है the delta of the Orinoco River. Delta वो लोकेशन को बोला जाता है जहाँ पर नदी ज़मीन को छोड़ करके समुद्र से मिलती है। ओके, सो दैट पॉइंट इज़ द डेल्टा। इसे रिवर का माउथ भी कह देते हैं, इज़ द माउथ ऑफ द रिवर। ओके, तो कोई भी रिवर लैंड से फ्लो होती है और उसे जा कर के वाटर बॉडी में मिलना होता है। वो कई बार सीज़ होते हैं, कई बार ओशियंस होते हैं। जहाँ पर रिवर लैंड को छोड़ करके वाटर बॉडी में मिल जाती है, दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन इज़ द डेल्टा, उसे डेल्टा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, गुड। अब हम इस मैप पर भी ये देख सकते हैं क्लियरली कि ऊपर के हिस्से में तो सिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन नीचे का हिस्सा खाली है। ओके, ये लाइन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। हम उस इम्पोर्टेंस को अभी समझेंगे। देखिए, वेनेजुएला को कौन कंट्रोल करता था एक टाइम तक? जैसे हम सब ये जानते हैं कि इंडिया के ऊपर राज करता था कौन? इंडिया ने किससे आज़ादी ली? वेरी गुड, ब्रिटिशर्स। तो इंडिया, ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे? द यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। तो सीधे सीधे हम ब्रिटेन ही लिख देते हैं। तो ब्रिटेन ने जैसे इंडिया पर कंट्रोल किया, ऐसे वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ पे कंट्रोल किया था। जैसे उदाहरण के तौर पर साउथ अफ्रीका, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे कनाडा, ये सब जगहों पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। यानी कि ब्रिटेन का अपना एक एम्पायर था, साम्राज्य, जिसे हम क्या कह के पुकारते थे? द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य। और ऐसे में ये सब जगहें जहाँ पर ये कंट्रोल करते थे, ये सब ब्रिटेन की क्या कहलाती थी? कॉलोनी। क्या कहलाती थी? कॉलोनीज़। ये कॉलोनियाँ थी उनकी। तो ये जो दौर था जिसके तहत एम्पायर के अंडर अलग अलग कंट्रीज़ को ला करके कॉलोनी बना दिया जा रहा था, दैट फेज़ वाज अ फेज़ ऑफ colonialism. इट वाज अ colonialism. ओके, तो इसी तरह से एक पावर जिसका वेनेजुएला पर कंट्रोल था वो थी द स्पेनिश कॉलोनियलिस्ट, स्पेन का। वेनेजुएला पर किस कॉलोनियल पावर का कंट्रोल था? स्पेन। इंडिया पर किस कॉलोनियल पावर का कंट्रोल था हरप्रीत? ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। वेरी गुड। और वेनेजुएला पर स्पेन कॉलोनियल पावर। वेरी गुड। तो स्पेनिश, स्पेन से हमने स्पेनिश कर दिया, वैसे आई हट जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर? आगे समझें। अब देखिए, स्पेनिश कॉलोनियल पावर यहाँ पर कंट्रोल किया करती थी। इसकी वजह से हमें यहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कल्चर पर स्पेन का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, वैसे ही वेनेजुएला कब आज़ाद हुआ होगा स्पेन से? तो टाइम वाज 1821। 1821 में वेनेजुएला स्पेन से आज़ाद हो गया। डन। अब ध्यान से कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए, वेनेजुएला में स्पेनिश इम्पैक्ट कुछ इस रूप में नज़र आता है कि जब स्पेनिश लोग वेनेजुएला में एंटर हुए तो यहाँ पर जो पहले के लोग रह रहे होंगे, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उनको इस पूरे के पूरे अमेरिकी इलाके में क्या कह के पुकारते हैं? अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंडियंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अमेर इंडियन। अमेर इंडियन। ओके,
और ये इंडियन वर्ड यहाँ पर इसलिए है कि किसी समय में यूरोप के स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढने के चक्कर में गलती से अमेरिका के इन हिस्सों में पहुँच गया, और यहाँ आने के बाद जो लोग उसे यहाँ पर मिले उसने उन्हें इंडियन कह के पुकारा। समय बीत जाने के बाद हमें ये स्पष्ट हुआ कि दे आर नॉट दोज इंडियंस जो इंडियंस ईस्ट में रहते हैं, यानी कि भारत में रहते हैं। तो फिर नाम लगा द अमेरिकन इंडियंस, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आप कहिए अमेर इंडियंस, द नेटिव पीपल। तो जब ये स्पेनिश स्पेन से यहाँ पर कोलंबिया के क्षेत्र में आए, वेनेजुएला के क्षेत्र में आए, यहाँ पर जो लोग पहले से बस रहे थे अमेर इंडियंस, उनको इन्होंने अपना गुलाम बना लिया और उनकी जो भी एग्रीकल्चर लैंड थी उसको इन स्पेनिश लोगों ने कंट्रोल कर लिया। ओके, उन लोगों के पास जो भी एग्रीकल्चर लैंड था, जैसे अंग्रेज़ भारत में आए और हमारे लोग खेती करते थे और उस खेती से रेवेन्यू यानी कि लगान और उन ज़मीनों का किराया अंग्रेज़ लेते थे। क्योंकि फ़र्क क्या पड़ता है, देखिए आपकी कंट्री है और ये सब आपकी कंट्री के खेत हैं, फार्म्स, आप इनमें खेती करते हैं। मेजॉरली क्या होता है, जो राजा होता है वो आपको प्रोटेक्शन देता है प्रजा के रूप में, आपके लिए विकास के काम करता है। तो आप जो भी फसल उगाते हैं उसका एक हिस्सा लगान के रूप में यानी कि रेवेन्यू, जैसे आज हम लोग टैक्स देते हैं, रेवेन्यू के रूप में राजा को दे देते हैं। बट ज़मीन के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, वो आप ही होते हैं। लेकिन कॉलोनियलिस्ट पावर इससे अलग तरह से काम करती है। जब अंग्रेज़ भारत आए उन्होंने एक चीज़ चेंज कर दी। अंग्रेज़ राजा पिछले राजाओं से अलग था। वो क्यों अलग था? क्योंकि उसने इस ज़मीन से जो फसल थी उस फसल का एक हिस्सा रेवेन्यू के फॉर्म में तो लिया ही, लेकिन उसने खुद को इस लैंड का ऑनर भी डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से इस फार्मर को उस मालिक को यानी कि अंग्रेज को रेंट भी देना पड़ता था। यानी कि हमारे देश के किसानों को, पहले वाले राजाओं को सिर्फ फसल में से हिस्सा देना पड़ता था। लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद, यानी कि अंग्रेज माने कॉलोनियल लोग, कॉलोनियल एम्पायर हो जाने के बाद हमारे किसानों को उन्हें फसल में से हिस्सा तो देना ही पड़ता था, लेकिन ज़मीन के मालिक भी वो हो गए, इसकी वजह से उन्हें ज़मीन का रेंट भी देना पड़ता था। तो रेंट एंड रेवेन्यू बोथ देने पड़ते थे। पहले वो सिर्फ रेवेन्यू देते थे। ओके, ठीक ऐसा ही स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में पहुंच के किया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच के किया। वहाँ पर बस रहे पहले के लोग यानी कि अमेर इंडियंस को अपने अधीन कर लिया और उनके एग्रीकल्चरल लैंड पर जो उनकी ऑनरशिप थी उसे ख़त्म करके अपनी ऑनरशिप को बढ़ावा दिया। तो ऑनरशिप चेंज हो गई, खुद ऑनर बन गए ज़मीन के और उन लोगों को अपने अधीन काम करने पर लगा दिया। इतनी बात समझ में आई? इसके अलावा एक और चेंज हो जाएगा यहाँ पर, वो महत्वपूर्ण चेंज है। ये जो कॉलोनियल लोग दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है कि ये वर्ल्ड लेवल पर जहाँ भी गए वहाँ का लैंड किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉप्स, और वहाँ के पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लेबर एंड पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमर एज अ मार्केट यूज़ करें। यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ के लैंड पर अपनी चॉइस की क्रॉप्स उगानी शुरू की, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रंग के लिए नीले रंग के लिए नील यानी कि इंडिगो, जैसे कि शुगर केन, जैसे कि कॉटन। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो टी, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर केन, कॉटन वो यहाँ पर उगवाया करते थे। और ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये कौन सी हैं? ये फूड ग्रेन से अलग हैं। ये फूड ग्रेन्स नहीं हैं। फूड ग्रेन्स तो हमें क्लियर है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, मिलेट्स हैं, है ना, पल्सेस हैं, पल्सेस माने दालें, वो सब फूड ग्रेन्स का हिस्सा हैं, सीरियल्स। लेकिन ये वो तो नहीं है। तो ये प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन क्रॉप है।
प्लांट्स की तरह ग्रो होती हैं जैसे, ओके। और ये सीधे सीधे खाई नहीं जाती हैं जिस रूप में आती हैं, इन्हें प्रोसेस किया जाता है और फिर उनसे एक प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो इसलिए इन्हें उगा करके बाज़ार में बेचा जाता है फॉर द कैश, फॉर द मनी, दैट्स वाई दे आर कैश क्रॉप्स। कभी गन्ना उगाने वाले किसान को देखा कि गन्ना खेतों से लेकर खाते रहें? स्वाद के लिए एक आधा खा सकते हैं, पर कभी सोचा कि उससे पूछा कि गन्ना क्यों उगाए हो? खाने के लिए। फिर उससे कोई पूछेगा कि गन्ना खा के पेट भर लेगा, तो आप उससे पूछेंगे तो ये कहेगा गन्ना क्यों उगाया? मंडी में बेचने के लिए। लेकिन दाल, चावल, गेहूँ ये सब उगाया जाता था खाने के लिए, ओके। इसे आप खाते हैं। अब आज के दिनों में इन्हीं की बल्क प्रोडक्शन होती है बाज़ारों के लिए, वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनली इसका पर्पस खुद को स्वयं को खाना, स्वयं के द्वारा खाना ही होता था। तो ऐसे में ये प्लांटेशन भी कहलाई जा सकती हैं, या इन्हें आप कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, ओके। सो दे आर कैश क्रॉप्स और द प्लांटेशन क्रॉप्स, क्लियर। तो अब यूरोपीय जब भी कहीं जाते हैं एक कॉलोनियल पावर के रूप में, तो उनका पर्पस होता है इन क्रॉप्स को बढ़ावा देना, इन कॉलोनीज़ में ये क्रॉप्स लगवाना, यहाँ के लोगों की चीप लेबर के दम पर, सस्ती लेबर के दम पर, और इन क्रॉप्स को फिर ले जाना सीधा यूरोप और वहाँ पर इन क्रॉप्स को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करके इन्हें डिज़ायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया भर के बाज़ारों में इन्हें बेचना, तो वर्ल्ड मार्केट्स में इन्हें बेचना और अच्छा खासा मुनाफा कमाना, ओके। तो ऐसा ही वो यूरोपियंस ने बीइंग कॉलोनियल पावर, जैसे कि स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में भी करना चाहा। तो आप देख सकते हैं कि हम जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड कोई बहुत एक दूसरे से अलग या अछूता नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यही वो इक्वेटर है, यही वो इक्वेटर क्रॉस हो रही है इक्वेडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील के इलाकों से, और इसी इक्वेटर के जस्ट ऊपर है वेनेजुएला, और इसके ऊपर यहाँ पर है दिस डॉटेड लाइन इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, कर्क रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आती है ये कंट्री वेनेजुएला। तो मतलब ये ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब यहाँ सन का इम्पैक्ट सारा साल रहता है, ये गर्म इलाके हैं। अब आ जाओ, देखो मैं यहाँ से निकलता हूँ और सीधे कई हज़ार मील दूर भारत में आ जाता हूँ। ध्यान से देखो, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो भारत का भी इतना सारा क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन में आता है, वो भी ट्रॉपिक्स है कि नहीं। तो फिर वहाँ पर भी अगर पर्वत हो जाएं, वैसा ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर हो जाए और ज़मीन वैसी मिल जाए, मिट्टी, तो फिर यहाँ पर भी वही खेती होगी, उसी तरह से लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा जैसा हज़ारों मील दूर अमेरिका में किया जा रहा है, हज़ारों मील दूर अमेरिका में किया जा रहा है। तो ऐसे में कॉलोनियल पावर कोई भी है, किसी भी कंट्री से आया है वो पर्सन, आप पर जब आकर के वो शासन करता है, तो वहाँ पर रह रहे ओरिजिनल लोग जो हैं, जो वहाँ के शुरुआती इनहेबिटेंट्स होते हैं, नेटिव्स, उनका उत्पीड़न होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके लैंड, उनके क्रॉप्स, उनके रिसोर्सेज उनसे ले लिए जाते हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एक लेबर की फॉर्म में, और क्रॉप्स वो उगवाई जाती हैं जो कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करें, और उन्हें ले जाया जाता है फिर होम कंट्री में यानी कि यूरोप, और वहाँ प्रोसेस करके डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स बना के पूरी दुनिया के बाज़ारों में बेचे जाते हैं। कॉलोनियलिज़म ऐसे काम करता है, और वही कॉलोनियलिज़म जब वेनेजुएला में आया तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अमेर इंडियंस को मार्जिनलाइज कर देंगे, उनसे उनका रिसोर्स बेस ले लेंगे। रिसोर्स बेस क्या होता है किसी भी व्यक्ति का, जिससे वो अपना जीवन यापन चलाता रहता है, अपनी लाइवलीहुड चलाता रहता है। जैसे कि यहाँ पर रिसोर्स बेस को आप समझ लीजिए उनकी ज़मीनें, ओके, संसाधन ले लिए तो उनकी ज़मीनें ले ली और मालिक खुद बन गए,
और उनको ये कह दिया कि इन ज़मीनों पर काम करते रहो एक लेबर की तरह। धीरे धीरे उन ज़मीनों पर जो उग रहा था उसे भी बदल दिया, फूड ग्रेन्स, सीरियल्स बदल दिए, और वहाँ पर इंड्यूस की प्लांटेशन की खेती, कैश क्रॉप्स। और जब उन तरह की कैश क्रॉप्स जो कि बहुत इंटेंसिव लेबर की मदद से उगाई जा सकती हैं, कैश क्रॉप में बहुत हैवी डोज ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करने की ज़रूरत होती है। जब अमेर इंडियंस ये नहीं कर पाए क्योंकि वो इन चीज़ों में, ऐसे एक्सपीरियंसेस में पहले से ही सशक्त नहीं थे, तो फिर बुलाया गया किसी और को, और वो कौन है? अफ्रीका से ख़रीदे गए स्लेव, द अफ्रीकन स्लेव्स। तो फिर आपको यहाँ पर अफ्रीकन स्लेव्स बेस्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है। ओके, तो जब आप वेनेजुएला विज़िट करेंगे आपको वेनेजुएला में स्पेनिश इम्पैक्ट नज़र आएगा, और जब आप स्पेनिश इम्पैक्ट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अमेर इंडियंस को उनके रिसोर्सेज से डिप्राइव किया गया, उनकी ज़मीनों को लेकर के बड़े बड़े हज़ारों एकड़ के जो फार्म्स हैं, जैसे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 फार्म्स है ना, 8 फार्म